हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन जो है ये हम प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ते हैं इसको, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक बार हम इसको डिस्कस कर लें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर अटेम्प्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार चौधरी। मैंने बीएससी एमएससी ऑनर्स बॉटनी में किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और वहीं से मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। और ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं, और आजकल मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इफेक्ट देखेंगे वॉल्यूम के ऊपर इम्बाइबिशन का क्या पड़ता है, एक्सटेंट क्या है इम्बाइबिशन का, हीट ऑफ वेटिंग क्या होता है। हीट ऑफ वेटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि इम्बाइबिशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी जो रियल लाइफ है उसमें इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एंड में आपको इस लेक्चर का मैं एक की कंसेप्ट बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपको कई सारे क्वेश्चन करने में इसमें हेल्प मिलेगी। और ऑब्वियसली बाद में हम कुछ क्वेश्चंस तो करने ही वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्बाइबिशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इम्बाइबिशन की बात करते हैं तो हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की और एनी लिक्विड की ऑन द सरफेस। हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस ऑफ द सब्सटेंस पे लगता है और उसका सॉल्यूशन नहीं बनता है तो हम उसको इम्बाइबिशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल दो एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें एक में इम्बाइबिशन होगी और एक में इम्बाइबिशन नहीं होगी। सबसे पहले, अगर मान लो हमने किसी बीकर में पानी लिया और उसमें हमने चीनी के सॉलिड क्रिस्टल डाल दिए, ऑब्वियसली पानी उसके ऊपर लगेगा ही और चीनी का सॉलिड सरफेस होगा, लेकिन एंड में दोस्तों उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, तो हम उसको इम्बाइबिशन नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी ओर, अगर हमने मान लो पानी में अगर रेत के कण डाल दिए, या फिर पानी में हमने किसी चीज के सीड्स डाल दिए, किसी भी प्लांट के सीड डाल दिए, तो उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा लेकिन सॉलिड सरफेस पे पानी तो लगेगा ही, तो उसको हम इम्बाइबिशन कह सकते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या बनी। एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और एनी लिक्विड on the solid surface of the substance, any substance without forming any solution, उसको हम इम्बाइबिशन जो है वो कह सकते हैं। इम्बाइबिशन के दो कंपोनेंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस पे अटैच होगा हम उसको इम्बाइबेट कहते हैं, और जो सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड लगता है उसको हम इम्बाइबेंट कहते हैं। इम्बाइबेट होगा तो ही इम्बाइबेंट है, इम्बाइबेंट होगा तो ही इम्बाइबेट है। अब जब पानी सरफेस के ऊपर अटैच करता है तो होता क्या है, सॉलिड सरफेस के जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनमें पानी घुस जाता है। तो पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोहेसिव फोर्सेस के साथ मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, वो सॉलिड सरफेस ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो इससे होता क्या है, जो सॉलिड सरफेस है सब्सटेंस का, वो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लग जाता है, वो अपने आप ही स्वेल होने लग जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल अभी देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि पानी में ड्राई पी सीड्स हमने डाले थे, और थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि पी सीड्स का जो साइज है, जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर गया। एक्चुअल में होता क्या है कि पानी कैपिलरी एक्शन से और एड्सॉर्प्शन से
इन सीड्स के अंदर एंटर कर चुका है और कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहने की वजह से इस सॉलिड सरफेस ऑफ द सब्सटेंस पे कुछ प्रेशर जनरेट करेंगे, जिससे कि ये सॉलिड सरफेस जो है वो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे और इम्बाइबेशन हो जाएगी। अब हर एक सॉलिड सरफेस का अपना एक एक्सटेंट है, अपनी एक कैपेबिलिटी है पानी को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कराने की। एक्चुअल में जितना फाइन मटेरियल होगा, जितने ज्यादा उसके टुकड़े हम कर सकते हैं, उतना ही पानी वो जो है अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर सकता है, बिकॉज मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस। तो इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें बनता है एक्सटेंट ऑफ इम्बाइबिशन का। जो एक्सटेंट ऑफ इम्बाइबिशन है उसमें कई तरह के जो मटेरियल है उसको हमने कंपेयर किया है। सबसे ज्यादा जो एड्सॉर्प्शन है वो फाइकोकोलॉइड्स में होती है। ऐसा माना जाता है कि फाइकोकोलॉइड्स जो हैं उनके सरफेस के ऊपर 90% तक पानी जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है। कहने का मतलब 90% तक वॉल्यूम इंक्रीज इनमें फाइकोकोलॉइड्स में, माफ कीजिएगा, फाइकोकोलॉइड्स में इम्बाइबिशन की वजह से जो है 90 टाइम्स जो इसका वॉल्यूम है वो चेंज नोटिस होता है। और इसके बाद प्रोटीन्स आती हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फोर्थ नंबर पे सेलुलोज आता है, फिफ्थ पे लिग्निन, और सबसे कम एड्सॉर्प्शन जो है वो प्लास्टिक्स में होती है, बिकॉज प्लास्टिक में जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो पानी है वो जा नहीं पाता। माइक्रो जो सब्सटेंसेस हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच की कैपिलरीज में पानी जो है वो जा नहीं पाता है, बिकॉज प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इसके ऊपर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट्स के बारे में। जैसे हम सीड्स के छिलके हम देखते हैं कि वो थोड़े से अगर पानी में हम उनको भिगो दें तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी सीड्स बने होते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन जो सीड कोट है वो ज्यादातर सेलुलोज की बनी होती है। अब आपने एक चीज ध्यान देनी है, देखो, सीड कोट जैसे सेलुलोज की हो गई और जो अंदर के सीड कॉटिलेडन्स हैं वो प्रोटीन के हो गए। तो अब इस स्लाइड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बाइबिशन ज्यादा करती हैं, तो ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉरी, और सेलुलोज कम कर पाएगा। इसलिए प्रोटीन में जो वॉल्यूम इंक्रीज है वो ज्यादा हो जाएगा और सेलुलोज में वॉल्यूम इंक्रीज कम होगा। तो अंदर से जब प्रेशर बढ़ेगा कोटिलेडन्स का, तो जो सीड कोट्स हैं वो आराम से क्रैक हो सकते हैं, बिकॉज इम्बाइबिशन का जो प्रेशर है उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है। अब दोस्तों हमने ये देखना है कि हीट ऑफ वेटिंग क्या है। देखिए, पानी जो है वो एड्सॉर्प्शन की वजह से, कैपिलैरिटी की वजह से किसी भी सब्सटेंस के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एड्सॉर्ब हो सकता है, उनके बीच में घुस सकता है। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल उसके सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, तो उनकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ए हीट। और ये जो हीट है इट इज नोन एज हीट ऑफ वेटिंग। ये हीट ऑफ वेटिंग हमें दोस्तों कहाँ पे नजर आती है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इसके लिए हमने एक स्लाइड बनाई है। देखिए, जब भी हम आटा गूंथते हैं, इसको बोलते हैं डॉ फॉर्मेशन। जब भी हम आटा गूंथते हैं दोस्तों, तो पानी जब हम डालते हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो लॉस्ट हो जाती है, एंड इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ए हीट विच इज नोन एज हीट ऑफ वेटिंग। अब दोस्तों, इसको हीट ऑफ वेटिंग क्यों कहा? क्योंकि पानी जो है इट एक्चुअली वेट्स द सरफेस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, इसलिए हम इसको हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस्ट होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। और इसका सिंपल एग्जांपल है कि जब हम आटा गूंथते हैं तो थोड़ी सी हमें गर्मी महसूस होती है डो फॉर्मेशन के टाइम।
अब इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए, इम्बाइबिशन से जो भी प्रेशर जनरेट होगा, सिंपल डेफिनेशन, उसको हम इम्बाइबिशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, इम्बाइबिशन प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इम्बाइबिशन। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी लिक्विड टू बी इम्बाइब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, जितनी ज्यादा वो इम्बाइबिशन शो करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। ये इसको डिफरेंट तरीके से हम इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं। अब जो इम्बाइबिशन प्रेशर है उसको हम बार्स में नाप सकते हैं। बार्स जो हैं वो प्रेशर के यूनिट होते हैं, तो इम्बाइबिशन प्रेशर को भी हम बार्स में डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली इम्बाइबिशन प्रेशर से रिलेटेड एक टर्म होती है दोस्तों, मेट्रिक पोटेंशियल। अब पहले मैं आपको मेट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इम्बाइबिशन प्रेशर और मेट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। देखिए, मेट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड टू जनरेट द इम्बाइबिशन प्रेशर। फिर से बता रहा हूं, इट इज पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड टू जनरेट द इम्बाइबिशन प्रेशर। और इम्बाइबिशन प्रेशर क्या है? इट इज सिंपली द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। एक्चुअल में जो इम्बाइबिशन प्रेशर है, इस टर्म को अब हम यूज नहीं करते हैं। एक्चुअल में अब हम मेट्रिक पोटेंशियल टर्म को यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेट्रिक पोटेंशियल मैं इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ इम्बाइबिशन प्रेशर में, क्योंकि जब भी हमने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हमने वाटर पोटेंशियल करना है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेट्रिक पोटेंशियल है। तो अगर हम सारे पोटेंशियल जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, तो जब वाटर पोटेंशियल हम करेंगे तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। बिकॉज बॉटनी में सबसे मुश्किल टॉपिक जो है वो वाटर पोटेंशियल का माना जाता है। पता नहीं चलता कि हायर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल कैसे किस सिस्टम का कितना है। तो इसलिए हमने क्या करना है, जिस हिसाब से इम्बाइबिशन प्रेशर पड़ा है, हमने उसी हिसाब से हमने मेट्रिक पोटेंशियल यहीं पे कर लेना है, और धीरे धीरे करके सारे पोटेंशियल हमने खत्म कर लेने हैं, और अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल हमें समझ आ जाएगा। एक्चुअल में जो वाटर पोटेंशियल है उसके सिर्फ 4 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से मेट्रिक पोटेंशियल एक है। तो एक कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता रहा हूं। मेट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड टू जनरेट द इम्बाइबिशन प्रेशर। और इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर है जो कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस ऑफ सब्सटेंस पे एक्सर्ट करता है। अब दोस्तों, इम्बाइबिशन प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक स्लाइड बनाई है, वो हमने देख लेनी है। ये देखिए, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर जो 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो इम्बाइबिशन प्रेशर है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले देखिए टेम्परेचर। देखो, इसके नीचे मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्यों है? देखिए, इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड, if we raise the temperature of any liquid, it will raise the kinetic energy of that very liquid। चाहे वो पानी ही हो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, उतनी ज्यादा कैपिलरीज में पानी के मूव करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मोर इज द टेम्परेचर, मोर विल बी द इम्बाइबिशन, एंड देयरफॉर मोर विल बी द इम्बाइबिशन प्रेशर। सेकंड है दोस्तों पीएच। पीएच डिपेंड करेगा, देखिए पीएच सिर्फ मीडियम का डिपेंड करेगा, लिक्विड का डिपेंड करेगा। अब देखिए, अगर नेगेटिवली चार्ज लिक्विड है या पॉजिटिवली चार्ज लिक्विड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, एक्चुअल में अगर सॉलिड सरफेस ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर अपोजिट चार्ज हुआ, तो वाटर जो है उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है, वाटर न्यूट्रल होता है। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिविटी ज्यादा है तो भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज पानी जो है वो चार्ज को नलीफाई कर सकता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सचर ऑफ द इम्बाइबेंट। इसमें हमने ये देखना है दोस्तों, पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल कैसी है।
देखिए अगर पैकिंग देखिए इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि पैकिंग जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो पार्टिकल हैं उनकी अगर अरेंजमेंट होगी तो भी पानी उसके अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा लूज होगी जैसे कि रेत होता है उसके अंदर भी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमने कैपिलरी साइज को ध्यान में रखना है। अगर कैपिलरी साइज जो है वो बिल्कुल मॉडरेट है, इस तब जो इम्बाइबिशन है उस टाइम पे वो मैक्सिमम होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट है, जैसे मैंने पानी में आपको बताया कि चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी जो इम्बाइबिशन है वो ऐसे ही डिपेंड करेगा जैसे कि पानी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है। इफ द प्रेशर इज अप्लाइड अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर तो इनवर्स रिलेटेड है। अगर प्रेशर इज अप्लाइड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द कैपिलरीज तो उसमें क्या होगा, ये इनवर्स रिलेटेड नहीं होगा, डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि इम्बाइबिशन का हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस है दोस्तों हमारे पास, देखिए वार्पिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज। जैसे कि आप बरसातों के मौसम में, रेनी सीजन में आप ये देखते हैं कि खिड़की और दरवाजे बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। वो क्यों खुलते हैं? क्योंकि जो लकड़ी है उसके सरफेस के ऊपर रेनी सीजन में पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर जाता है। ठीक है जी। तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो खिड़कियां और दरवाजे फंसने शुरू हो जाएंगे और बड़ी मुश्किल से खुलेंगे। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन से पहले सीड को एब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी। ये मैं आपको की कंसेप्ट में आगे भी बताऊंगा। ब्रेकिंग ऑफ सीड्स कोट्स, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट्स इसलिए होती है क्योंकि सीड कोट जो है वो सेलुलोज की बनी है, जो कॉटिलेडन्स हैं वो प्रोटीन्स के बने हैं। एक्सटेंट ऑफ इम्बाइबिशन जो है वो प्रोटीन्स का ज्यादा है, सीड कोट्स का कम है। इसलिए अंदर से ज्यादा प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो सीड कोट्स हैं वो अपने आप ब्रेक कर जाती हैं। नेक्स्ट इज रिसरेक्शन ऑफ लोअर प्लांट्स। अब लोअर प्लांट्स में अगर आपको सिलेजिनेला याद, सिलेजिनेला एक रिसरेक्शन प्लांट है। अब सिलेजिनेला जब पानी की कमी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, लेकिन वो सरवाइव करता है, वो प्लांट मरता नहीं है। अगर हम उस प्लांट को दोबारा पानी में डाल दें तो उसकी रिसरेक्शन हो जाती है, दोबारा लिविंग हो जाता है। ये रिसरेक्शन जो है ये इसलिए होती है क्योंकि उस सिलेजिनेला प्लांट में जो फाइन कैपिलरीज होती हैं उनमें पानी घुस जाता है एड्सॉर्प्शन और कैपिलैरिटी की वजह से। इसलिए इसमें इम्बाइबिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर रिसरेक्शन ऑफ सिलेजिनेला एंड अदर लोअर प्लांट्स। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड बॉल्डर्स। इसमें देखिए दोस्तों दो तरह के तरीके हैं बड़ी बड़ी रॉक्स को और बॉल्डर्स को तोड़ने के। या तो उनके बीच में अगर थोड़ा सा क्रैक करके हम उसमें सीड्स भर दें, जैसे मान लो चिकपी के सीड्स हमने भर दिए और पानी दे दिया उनको, और चिकपी में फिर इम्बाइबिशन प्रेशर जनरेट होगा और लेयर बाय लेयर जो रॉक्स हैं और जो बॉल्डर्स हैं वो टूटने लग जाएंगे। और दूसरा तरीका यही है कि अगर हम थोड़ा सा क्रैक कर पाएं और उसके बीच में लकड़ी के जो लोग्स हैं उनको वेज शेप्ड काट के अगर उसमें घुसा दें और लकड़ी के टुकड़े को पानी देते रहें, तब भी इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा और धीरे धीरे करके रॉक्स एंड बोल्डर जो हैं बड़ी बड़ी जो हैं वो आ, हम आराम से तोड़ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि रॉक्स एंड बोल्डर्स को हम क्यों तोड़ेंगे? आंसर इज सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ब्रेकिंग ऑफ एसफॉल्ट एंड कंक्रीट पेवमेंट। देखिए दोस्तों ये एक नुकसान है हमें, हमारे घरों में कई बार प्लांट उगाते हैं, अगर उनके बीच में अगर क्रैक्स के बीच में सीड्स फंस जाएं तो, और ड्यूरिंग रेनी सीजन वो हमारे ये जो पेवमेंट्स हैं उनको ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। तो जो फर्श है, फ्लोर है, उसको भी ब्रेक कर देते हैं, पेवमेंट्स को भी ब्रेक कर देते हैं, इवन एसफॉल्ट रोड्स को भी एक्चुअल में वो ब्रेक कर सकते हैं।
अब एक की कंसेप्ट, एक बिग कंसेप्ट की बात है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, किसी भी लिविंग प्लांट में अगर मान लो एब्जॉर्प्शन होनी है पानी की, तो उसकी सबसे पहली जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस जो है, वो एडजॉर्प्शन ही होती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी मान लीजिए ये एक मैंने सेल बना दिया छोटा सा, अब इसमें आपको पता है कि हमने पानी को इसमें एब्जॉर्ब करवाना है, इसमें डालना है, साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अगर मान लो इस पूरे सेल का अगर ये सरफेस बाहर का अगर ये ड्राई है, तो पानी जा ही नहीं सकता है अंदर, तब तक जब तक कि सरफेस के ऊपर पूरा पानी लग के एड्सॉर्प्शन करके अगर इसको सरफेस सैचुरेट वो ना कर दे। तो कहने का मतलब, अगर प्लांट भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको एड्सॉर्प्शन करना ही होगा, सेल का जो सरफेस है वो पानी से सैचुरेट करना ही होगा, तभी पानी जो है वो प्लांट्स के सेल में जा सकता है। ये आज का दोस्तों की कंसेप्ट था, एक बिग कंसेप्ट था। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि लिविंग प्लांट्स ही पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एड्सॉर्ब कर सकते हैं। एक्चुअल में नॉन लिविंग चीजें भी पानी को एड्सॉर्ब कर सकती हैं। जैसे कि मान लो सूखी लकड़ी है, अब उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन अगर हम उसको पानी में डाल दें तो उसका भी इंक्रीज इन वॉल्यूम हो सकता है। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो इम्बाइबिशन प्रेशर की प्रॉपर्टी है, और इसीलिए नॉन लिविंग चीजों में भी इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा ही होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ग्रोथ है ना, वो दोनों चीजों में हो सकती है, लिविंग चीजों में भी हो सकती है और नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकती है। और इसका एक मतलब और हुआ कि जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑल एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कहने का मतलब नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करती हैं, भले ही उनका सिर्फ वॉल्यूम ही इंक्रीज करे। ठीक है। और एक लास्ट की कंसेप्ट मैंने आपको बताना था, वो ये है कि नेम द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बाइबिशन ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो फोर्सेस जो हैं वो दो हैं इसमें, जो बार बार मैं पूरे लेक्चर में दोहरा रहा था। नंबर वन इज कैपिलैरिटी एंड नंबर टू इज एडजॉर्प्शन। तो यही दो फोर्सेस हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इम्बाइबिशन जो है वो होता है। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ये अभी मैंने आपको की कंसेप्ट में बताया है, तो आप इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में करके मेरे को बताएं, जबकि हमने यहाँ पे डिस्कस तो कर ही लेना है। देखिए, नंबर वन इज एड्सॉर्प्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर टू इज एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहा है, तो ये जो फिजिकल फोर्स है ये गलत हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एब्जॉर्प्शन से पहले एड्सॉर्प्शन होना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, तीसरा है इम्बाइबिशन, तो ये भी दोस्तों ये ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड सी। लेकिन इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर दूं दोस्तों, इसमें एक्चुअल में अगर आपके पास डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव आता, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है और अगर डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव आता, तो आप क्या आंसर करते, एड्सॉर्प्शन करते या इम्बाइबिशन करते? तो दोस्तों उस टाइम पे आपने आंसर चूज करना है इम्बाइबिशन। वो इसलिए क्योंकि इम्बाइबिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब भी आपने बायो के किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपने मोस्ट फिट जो इसमें ऑप्शन होता है उसको ही आपने चूज करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ इम्बाइबिशन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फ्यूकस में होगा, पोरफायरा में होगा, स्पाइरोगायरा में होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने इम्बाइबिशन के साथ प्लांट बायोडाइवर्सिटी के साथ जोड़ दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या ऐसी चीज है जो
पानी को सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करा सकती है। तो आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो एड्सॉर्प्शन पावर है वो हमने फाइकोकोलॉइड्स की देखी है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूकस जो है वो एक ब्राउन एल्गी है, पोरफायरा जो है वो एक रेड एल्गी है, और स्पायरोगायरा जो है वो एक ग्रीन एल्गी है। तो दोस्तों, जो ब्राउन एल्गी होती हैं उनकी सेल वॉल में फाइकोकोलॉइड्स एबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया वो है फ्यूकस। ऑल ऑफ द अबव दोस्तों नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव जो है ये गलत। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब अगले टॉपिक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए अलोहा टू ऑल।